नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इन दिनों दिल्ली के ट्रिपल मर्डर की बहुत ज़्यादा चर्चा है और चर्चा इसलिए है क्योंकि कत्ल करने वाला कोई दुश्मन नहीं, कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, बल्कि खुद वो बेटा है जिसे माँ बाप ने जन्म दिया। एक ऐसा भाई जिसने अपनी दीदी यानी बड़ी बहन की हत्या की। ये सिर्फ इंसानों का कत्ल नहीं है बल्कि रिश्तों का भी कत्ल है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं। आज मैं आपको इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी। जिन्होंने भी इस घटना के बारे में सुना है वो शॉक्ड तो है, वो हैरान तो है। हैरान होना लाजमी है क्योंकि 22-23 साल का कोई नौजवान लड़का अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपने पिता का एक ही तरीके से तेज धार चाकू से गला रेत कर कत्ल कर दे और ये ड्रामा करे कि कत्ल कोई और करके चला गया, उसे पता ही नहीं है। इस बात को स्वीकार कर पाना, इस बात को गले से नीचे उतार पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरी कल साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान जी से बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि इस स्टोरी के कुछ शॉकिंग एलिमेंट्स मुझे बताइए। उन्होंने शॉकिंग एलिमेंट्स तो बताए ज़रूर, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये अपने आप में कम शॉकिंग है कि कोई बेटा अपने माता पिता और अपनी बहन का इस तरीके से कत्ल कर दे। तो वाकई उनकी बात जो है वो 16 आने सही थी। तो आइए, जो शॉकिंग बातें हैं वो मैं आपको कहानी के फॉर्म में ही बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हालांकि आप लोग इस कहानी को हमारे इसी चैनल में शम्स सर और हमारे दूसरे साथियों के मुंह से सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी बताता हूँ और जो नए खुलासे हैं उनको हाईलाइट करते हुए आपको इस पूरी कहानी के बारे में जानकारी देता हूँ। ये घटना 4 दिसंबर की है। सुबह तकरीबन 6:45 बजे के आसपास नेपसराय पुलिस को एक कॉल आता है। बेसिकली कॉल पीसीआर के ज़रिए रूट हुआ था, नेपसराय पुलिस को बताया गया और पीसीआर को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने अपने माता पिता और अपनी बहन का कत्ल कर दिया था। लेकिन जाहिर है उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने कत्ल किया। उसने पुलिस को फ़ोन करके ये बताया कि मैं जिम गया हुआ था और अब से थोड़ी देर पहले जैसे ही मैं यहाँ लौटा हूँ मैंने देखा कि यूँ मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन की किसी ने हत्या कर दी है। बहुत ही शॉकिंग बात थी। वो रो रहा था, चीख रहा था। आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और सीन ऑफ क्राइम देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ खून ही खून। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में डेड बॉडी थी, फर्स्ट फ्लोर में भी बॉडी पड़ी हुई थी, पापा का, मम्मी का, नीचे बहन की डेड बॉडी थी। ये सारी चीज़ें पुलिस ने भी देखी और पुलिस भी बहुत हैरान हुई। अब पुलिस सिर्फ चौंकने और हैरान होने के लिए तो है नहीं, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है। तो पुलिस ने बहुत बारीकी से सीन ऑफ क्राइम को देखना शुरू किया कि आखिर कत्ल के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। तो पुलिस ने कुछ खास बातों पर गौर किया। आप भी उन बातों पर गौर कीजिए। एक तो पुलिस ने ये देखा कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, यानी न तो किसी ने दरवाज़ा तोड़ा, न किसी ने ताला तोड़ा, न कोई कुंडी खड़काई, न तो किसी ने कोई शोर शराबा सुना, न ही दरवाजे पर कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान या मार्क मौजूद थे। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन था कि उस घर में कातिल की एंट्री जो है वो फ्रेंडली है। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि घर का कोई भी सामान, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ वो बिखरा हुआ नहीं था, यानी ये मर्डर फॉर गेन नहीं था, लूटपाट वाली बात नहीं थी। तीसरा जो एक अहम पहलू था वो ये था कि जिस ब्रूटलिटी से, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से माँ बाप और बेटी की हत्या की गई थी वो इंडिकेट कर रहा था कि कत्ल के पीछे मर्डर फॉर गेन तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि दुश्मनी है। लेकिन वो दुश्मन कौन है ये नहीं पता, लेकिन दुश्मन जो भी है उसकी इस घर में फ्रेंडली एंट्री है, उसको इस घर के लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इशारा कर रही थी कि परिवार का कोई आदमी हो सकता है। लेकिन पुलिस को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस घटना में घर का बेटा ही निकलेगा जिसने फ़ोन किया है। अर्जुन नाम है, तकरीबन यही समझ लीजिए कि 21-22 साल का लड़का है वो अर्जुन। उसने फ़ोन किया था। तो पुलिस को अभी भी नहीं लग रहा था। पुलिस को लग रहा था हो सकता है कोई करीबी हो, नाते रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव हो जिसने मार दिया हो। बेटा बहुत रो रहा था। अब पुलिस ने बेटे से तो पूछताछ की, साथ ही पुलिस ने उस इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन करना शुरू किया। एग्जैक्टली घर के ऊपर फोकस करके तो कोई कैमरा नहीं है, लेकिन घर के रास्ते में आने जाने वाले कॉरिडोर पर कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों को जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि जो भी टाइम फ्रेम ये लड़का बता रहा है कि मैं सुबह तकरीबन
5:30 पौने 6 बजे यहाँ से निकला, जिम गया और उसके बाद मैं वापस लौटा यही 6:30 बजे के आसपास। और फिर मैंने ये बॉडी देखी। तो 1-1.25 घंटे का जो एक टाइम फ्रेम पीड़ित लड़का पुलिस को बता रहा था, जो एक ड्यूरेशन पुलिस को बता रहा था, पुलिस उसी टाइम फ्रेम का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। ये काम पुलिस के लिए थोड़ा आसान भी था, क्योंकि अगर मान लीजिए लड़का कहता कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं कब मार के चले गए, मैं तो 24 घंटे से घर नहीं आया हूं, फिर पुलिस के लिए मुश्किल ये होता कि उसे 24 घंटे की स्कैनिंग करनी पड़ती। यहां पुलिस सिर्फ 1.25 घंटे का सीसीटीवी फुटेज पुलिस स्कैन कर रही थी और डेड बॉडीज को देखकर भी ये क्लियर था कि मर्डर अभी तुरंत हुआ है। ताज़ी, मतलब ताज़ा वर्ड तो ठीक नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि खून बिल्कुल वो थिक नहीं हुआ था, जमा नहीं था। और मतलब सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल रीसेंट इंसिडेंट था वो। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि 1-1.25 घंटे में ही ये घटना हुई है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो पुलिस ने देखा कि इन 1-1.25 घंटे के दौरान उस परिवार में जो 4 लोग हैं, जिनमें से 3 की मौत हो गई, एक बेटा जिंदा है, कोई 5वां आदमी उस तरफ आता या वहाँ से जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली, बहुत ही शॉकिंग बात पुलिस को लग रही थी और इसी बात से पुलिस को बेटे पर शक भी हो रहा था। इसके साथ ही पुलिस को शक इस बात पर भी हो रहा था कि ये जो बेटा है, ये बार बार जो पुलिस उससे स्टोरी पूछ रही थी, कितने बजे गए, कहाँ गए, जिम गए तो कितनी देर वहाँ रहे, क्या एक्सरसाइज किया, कब लौटे, क्या किसी से बात हुई, ये जो भी स्टोरी पुलिस पूछ रही थी वो हर बार स्टोरी का जवाब तो दे रहा था। उसके पास जो कहानी थी वो कहानी तो सुना रहा था, लेकिन हर बार कहानी को वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहा था, उस कहानी में थोड़ा सुधार कर रहा था। ये बात पुलिस वाले बहुत बारीकी से नोट कर रहे थे, मार्क कर रहे थे, क्योंकि पुलिस को अब बेटे पर ही शक होने लगा था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा इस तरह का इंडिकेशन दे रहा था। कोई एविडेंस नहीं था बल्कि क्लू था। अब तक पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अब पूरे घर की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की। इसी के साथ पुलिस ने उस लड़के के मोटर बाइक को भी परखना, जांचना शुरू कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मोटर बाइक का जो चाबी है, जो की है, उसमें पुलिस को ऐसे खून के धब्बे नजर आए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ऐसे खून के धब्बे नजर आए जिन्हें साफ किया गया था, मिटाया गया था। इसके साथ ही उस लड़के का जो जिम बैग था, उस जिम बैग को जब पुलिस ने एग्जामिन किया तो उसमें भी पुलिस को खून के धब्बे नजर आए। साथ ही बाइक पर भी कुछ खून के धब्बे नजर आए। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी कि इस मर्डर का इस लड़के से कोई ना कोई लेना देना जरूर है और लड़का झूठ बोल रहा है। और ये सिर्फ इंडिकेशन नहीं बल्कि एक एविडेंस था। अब तक तो चीजें संकेत में पता चल रही थी, लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बाइक से खून के धब्बे, बाइक के चाबी से खून के धब्बे, उस लड़के के जिम बैग से खून के धब्बे रिट्रीव किए, हासिल कर लिए, तो ये एविडेंस हो गया कि वो लड़का ही इस कत्ल के पीछे है। अब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, उससे सख्ती से पूछताछ की और जो 1.25 घंटे का उसने टाइम फ्रेम बताया था कि वो कहाँ गया, क्या किया, पुलिस ने जब उन पॉइंट्स पर उसको घेरा तो पता चला कि वो जिम तो गया ही नहीं था, बल्कि वो घर से निकला ज़रूर था और घर के पास ही एक लोकेलिटी है संजय वन के नाम से, जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो उस तरफ गया था। लेकिन वहाँ भी मॉर्निंग वॉक करने की जगह वो सुनसान जंगली इलाकों में चला गया था, जहाँ उसने खुद अपने खून से सने हुए कपड़ों को डिस्पोज ऑफ किया था, नष्ट करने की कोशिश की थी, फेंका था। अब पुलिस ने जब कंफर्म कर लिया कि यही कातिल है तो पुलिस ने उसके वो जिम बैग, बाइक, चाबी और उसकी निशानदेही पर उसके खुद के खून से सने हुए कपड़े पुलिस ने संजय वन से रिकवर कर लिए, लड़के को गिरफ्तार कर लिया। ये थी पूरी कहानी, जिसमें संकेतों में सुराग मिला और सबूत जो है वो खून के धब्बों के तौर पर मिला, जो अदृश्य थे, जिन्हें मिटा दिया गया था। ये तो शुरुआती जानकारी है। अब सवाल यह है कि इस लड़के ने मर्डर के लिए आखिर 4 नवंबर का दिन क्यों चुना। आपको यह पता है कि एनिवर्सरी थी 4 नवंबर को उसके मम्मी पापा की। उसके पापा का नाम था राजेश कुमार, जो एक फॉर्मर आर्मी मैन थे, मतलब आर्मी मैन थे। अब उन्होंने काम किया था, सर्विस दी थी। उनकी पत्नी यानी इस लड़के की माँ का नाम है कोमल और इस लड़के से 2 साल बड़ी बेटी यानी उसकी दीदी या बहन जो भी कह लें, उसका नाम है कविता। इन तीनों की अर्जुन नाम के लड़के ने, कातिल ने हत्या की थी। अब सवाल यह है कि इसने अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी का दिन ही क्यों चुना था। तो आपको जानकर बहुत अजीब सा लगेगा कि वो अपने माँ बाप से नफरत तो करता था, लेकिन नफरत की इंतहा इतनी ज़्यादा थी कि वो उन्हें उसी खुशी के दिन तड़पा कर मारना चाहता था, मौत देना चाहता था, जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। यानी
नफरत की इंतहा देखिए कि कत्ल तो करना है, लेकिन कत्ल के लिए एनिवर्सरी जैसा खुशनुमा अच्छा दिन भी चुनना है जिस दिन वो अपने माँ बाप से बदला जो है और बर्बर तरीके से ले सके। ये एक रीज़न था। इसके अलावा एक तीर से दो शिकार करने की उसकी मंशा थी। वो ये भी सोच रहा था कि अगर वो एनिवर्सरी के दिन कत्ल करेगा तो उस पर शक लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन परिवार में माहौल खुशगवार होता है, खुशनुमा होता है। घर का ही कोई मेंबर, खासकर बेटा, अपने माँ बाप की हत्या क्यों करेगा एनिवर्सरी के दिन? तो ये शक जो है उस पर से हट जाएगा। ऐसे में शक की सुई किधर जाएगी? शक की सुई जाएगी किसी बाहरी आदमी पर जिन्होंने इस परिवार का कत्ल किया है, ऐसा लोग समझेंगे। तो ये दो रीज़न थे। एक तो नफरत की इंतहा थी, खुशी के दिन कत्ल करना, और दूसरा शक खुद पर ना हो इसलिए एनिवर्सरी के दिन कत्ल करना। एक और जो एविडेंस पुलिस के हाथ लग चुका है वो ये कि इस लड़के ने अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स में अलग अलग वक्त पर कत्ल के तौर तरीक़ों के बारे में सर्चिंग की थी, तलाश किया था गूगल से कि मर्डर का तरीका क्या क्या हो सकता है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है वो पुलिस ने रिट्रीव कर ली है, पुलिस को ये बात भी पता चली है। तो फिलहाल वो लड़का पुलिस हिरासत में है। अर्जुन नाम का तकरीबन 22 साल का एक नौजवान जो दिल्ली के नेपसराय इलाके में रहता था, उसने अपने माता पिता और बहन की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि अर्जुन को उसके मम्मी पापा कथित तौर पर कम प्यार करते थे, डांटते फटकारते थे, अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करते थे, ऐसा अर्जुन को लगता था। हालांकि माँ बाप ऐसा नहीं करते। माँ बाप अपने बेटे का भला ही चाहते हैं। हो सकता है कि बेटे के पर्सपेक्टिव में कोई कमी हो, बेटे को लगता हो कि माँ बाप मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, अपना सगा बेटा है, क्यों कोई ऐसा करेगा। बेटा जो है वो बॉक्सिंग करता था, बॉक्सर बनना चाहता था, नाम कमाना चाहता था। माँ बाप को कायदे से उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन माँ बाप जो है वो थोड़े पुराने ख्यालात के थे शायद। वो सोचते थे कि स्पोर्ट्स में जाने का फ़ायदा नहीं है, कोई नौकरी करो, पढ़ो लिखो, और इस वजह से वो अपने बेटे को समझाने की जगह उससे सख्ती करते थे, और ये सख्ती जो है वो जानलेवा बन गई। बेटा जो है वो सिरफिरा निकला, इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एनिवर्सरी के दिन कत्ल करने की जो वजह है वो अपने आप में बहुत अजीब है, और मुझे लगा कि ये अपडेट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका में ऐसे खून के धब्बे जो तकरीबन महीने भर पहले कत्ल के बाद कातिल ने मिटा दिए थे, उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नीली टॉर्च की रोशनी में ढूंढ निकाला था। उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स मैं अभी आप लोगों के पढ़ता हूँ। PK जय श्री राम नाम से एक आईडी है, उन्होंने बिल्कुल सही है भाई, उन्होंने कहा ही वॉज राइट एट हिज स्टैंड। ये किस संदर्भ में कह रहे हैं मुझे ये बात एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। एनीवे, निवेदिता गुप्ता ने हौसला अफजाई की है, उन्होंने कहा एज यूजुअल नाइस प्रेजेंटेशन। मैं जब 10 साल की थी, हमारे घर में रेडियो नहीं था और उसमें अपना नाम सुनने के लिए मैं 2 किलोमीटर तक पैदल गई थी। झुमरी तलैया से निवेदिता। आज अपना नाम आपके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच निवेदिता जी। मतलब मेरे नाम लेने से आपको जो एक नोस्टैल्जिक फीलिंग हुई, आपकी यादें ताज़ा हुई, ये बहुत अच्छी बात है। पूजा सोनी ने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये लिखा है कि यू आर सो पॉजिटिव। आप कोई भी क्रिटिसाइज़ करता हो और उनकी लैंग्वेज अच्छी ना हो तो भी आप उसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। जय हिंद। शिवम ध्रुव लिखते हैं छत्तीसगढ़ से। लव यू बैनर्जी। केवल कृष्ण लिखते हैं सो नाइस ऑफ यू। स्वाति पंडित ने भी कमेंट किया है। हरेंद्र राघव ने कमेंट किया है, और इसके अलावा राघव भी हैं, मिस्टर शिवा हैं, DS भक्ति, तरुण हैं हमारे रेगुलर लिसनर, अरविंद पाल। इसके अलावा सुजाता ने कहानी के लिए, सुजाता सारा अब्राहम हैं मेरे ख्याल से, ये टोरंटो से हमें फॉलो करती हैं, देखती हैं हमारा शो। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है। आनंद बराल का कमेंट है। होमी राय, प्रियांशु प्रणव ने कमेंट किया है। उमेश भूया जी ने जो कमेंट किया था, उन्होंने लिखा था कि उन्हें ऑनलाइन गेम खेलने की आदत बन चुकी है और इससे वो 30,000 रुपये हार भी चुके हैं। ये लत छूट नहीं रही, कैसे इससे बाहर निकले। तो मैंने उनको लिखित तौर पर ऑनलाइन गेम से कैसे बाहर निकले उसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, उसके हिसाब से मैंने सुझाव दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में उमेश भूया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो सुझाव ज़रूर पढ़िएगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है, आप अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो सुझाव वैल्यूएबल हैं तो आप उसका फीडबैक मुझे दे सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो उसका फीडबैक भी दीजिए। शून्यम के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। वन लाइफ वन चांस। होम मेकर्स क्रिएशन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि और स्टोरी टेलिंग स्किल्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। थैंक यू वेरी मच। रमन ऑफिशियल्स का कमेंट है। रंजीत सिंह,
योगा विथ विकास और पूजा साहनी। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप सबका। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबका नाम और कमेंट एक साथ तो नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए